लव नेक्स्ट डोर कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 6 में सियोको को दिखाया जाता है, जो कि सियोंग हो के बचपन की डायरी पढ़ती है, जिसमें सियोंग हो ने लिखा होता है, मुझे हर वो चीज़ याद है जो कि सियोको ने पहली मर्तबा की। जैसा कि सियोको के पहले दांत का टूटना, जब उसका दांत टूटा था तो मैं बहुत बुरी तरीके से रो पड़ा था। सियोको का बाइक साइकिल चलाना और अपने दूसरे दोस्तों को हरा देना, और सियोको का किसी लड़के को पहली बार लव लेटर देना और फिर उससे रिजेक्ट हो जाना। मैं कितना खुश था ना कि वो रिजेक्ट हो गई, और जब मैंने पहली मर्तबा उसकी शादी का इनविटेशन खोल कर देखा तो मैं शौक में रह गया। मुझे सियोको की हर की हुई चीज़ जो उसने पहली दफा की हो अच्छी तरीके से याद है। अभी सियोको डायरी पढ़ रही होती है कि उसकी मोम मीसोक उसको आवाज़ देकर नीचे बुलाती हैं और बोलती हैं, जो सोया सोस तू तही के स्टूडियो से लाई थी, मैंने उससे खाना बना लिया है, खाना बहुत मज़े का बना होता है। तो मीसोक बोलती है, ये खाना मैंने हाईसोक के घर के लिए बनाया है, जाओ सारा सामान लेकर जाओ और उनके घर छोड़ कर आओ। सियोको तमाम खाना लेकर वहाँ से चली जाती है तो मीसोक अपने हस्बैंड को खाना खाने के लिए बुलाती हैं। क्योंग जोन अपने घर में बाहर से लाया हुआ खाना गर्म कर खा रहे होते हैं, और हाईसोक भी सिर्फ और सिर्फ टोस्ट को गर्म करके जैम के साथ खाने की वाली होती है कि उसी वक्त दरवाजा नॉक होता है और सियोको घर में एंटर होकर बोलती है, मेरी मम्मी ने आप लोगों के लिए खाना भिजवाया है, प्लीज़ आप लोग इंजॉय करें। क्योंग जोन इतना सारा घर का बना हुआ खाना देखकर सरप्राइज रह जाते हैं। तो सियोको बोलती है, सियोंग घर पे ही है, क्या मैं उससे मिल के आ सकती हूँ? तो हाईसोक बोलती है, हाँ जरूर, इससे मिल लो। सियोको से मिलने के लिए चली जाती है। क्योंग जोन मीसोक का भेजा हुआ खाना मजे से खाने लगते हैं और अपनी बीवी को भी इनवाइट करते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन हाईसोक ये कहकर मना कर देती है कि वो डाइट पर है। हालांकि हाईसोक का बहुत दिल कर रहा होता है खाना खाने को, लेकिन वो अपने शोहर के सामने कुछ मॉडर्न बनने की कोशिश करती है, इस वजह से खाना नहीं खा पाती। सियोको के रूम में एंटर होकर उसको आवाज़ देती है तो वो रूम में नहीं होता बल्कि वॉशरूम में शावर ले रहा होता है। तो सियोको एकदम एक्साइटेड होती है, बोलने लगती है, जो लेटर इसने मुझसे छुपाया था मैं ज़रूर ढूंढूंगी और पढ़ूंगी क्या फिर उसमें लिखा गया है। सियोको उस लेटर को ढूंढने की कोशिश करती है और फाइनली उसे वो लेटर मिल जाता है, जिसे पढ़कर सियोको के तासरात एक एकदम चेंज हो जाते हैं। सियोको जैसे ही शावर लेकर बाहर आता है, सियोको के हाथ में मौजूद लेटर को देखकर शौक में रह जाता है और उसके हाथ से लेटर छीन लेता है। सियोको पूछते हैं, ये क्या है, क्या तुम वाकई मुझे पसंद करते हो? तो सियोको कहने लगता है, ये 10 साल पहले की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है, इसको सीरियस में ना लेना, और लेटर को डस्टबिन में फेंक देता है। सियोको की बात सुनकर कुछ रिलैक्स हो जाती है तो सियोको बोलते हैं, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, क्या तुम जा सकती हो? सियोको चली जाती है तो सियोको काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आता है। सियोको के घर से निकलने के बाद सियोको की बात सोच रही होती है कि अगर उसने वो लेटर 10 साल पहले लिखा था तो वो अब वो जोक कैसे हो सकता है? क्या वाकई वो मुझे पसंद करता है या वाकई ही उसने 10 साल पहले जोक लिखा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। सियोको अपने बिस्तर पर लेटी होती है और फिर टैब उठाकर अपने यूट्यूब पर मौजूद अपना कुकिंग का चैनल देखने लगती है। ये तब की बात है जब सियोको US में होती थी, तो ग्रिप कंपनी में काम करने के साथ साथ अपना कुकिंग का एक चैनल भी रन करती थी। सियोको अपने घर के नज़दीक कुकिंग क्लासेस में एडमिशन ले लेती है अपने ड्रीम को आगे बढ़ाने के लिए। वापसी पर उसे रास्ते में सियोंग और तई मिल जाती है। तई उसको हेलो हाय बोलती है तो सियोको उसका शुक्रिया अदा करती है सॉस के लिए और बोलती है, मेरे घर वालों को वो सॉस बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो तई बोलती है, शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं है। सियोंग को काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव करता है और तई को बोलता है, मैं ऑफिस में जाना चाहिए, मैं काफ़ी ज़्यादा काम करना है, और एक कहकर अंदर चला जाता है। सियोको तई के सामने सियोंग के रवैये की वजह से काफ़ी शर्मिंदा होती है और फिर तई को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और बोलने लगती है, आखिर इसको मसला क्या है, ये मेरे साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, इससे हुआ क्या है? सियोंग रात के टाइम घर जा रहा होता है तो उसको दांगो रास्ते में मिलता है। तो दांगो बोलता है, क्या इत्तेफाक है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर कॉफ़ी पीना चाहोगे? सियोंग इस बात में सर हिला देता है तो वो दोनों दांगो के घर के बाहर आ जाते हैं। तो सियोंग बोलते हैं, क्या इत्तेफाक है, तुम्हारे घर के बिल्कुल साथ ही मोहिम का घर है। तो दांगो बोलने लगता है, मुझे मालूम नहीं था, अभी पता चला है, ये एक अच्छा इत्तेफाक है। तो सियोंग बोलता है, तुम मोहिम से कांटेक्ट जरूर रखना, वो एक अच्छी लड़की है। उसी पल दांगो के घर का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से दांगो की बेटी योंदो बाहर निकलती है और अपने डैडी को हक कर लेती है। सियोंग बोलता है, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी एक बेटी भी है। तो योंदो सियोंग को झुककर सलाम करती है और हाय बोलती है। सियोंग योंदो से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है सियोंग दांगो के घर होता है और वो दोनों बैठकर कॉफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो दांगो पूछता है, तुम्हारे चेहरे से देखकर ऐसा लगता है तुम कुछ परेशान हो, कि अपनी परेशानी मुझसे शेयर करोगे? तो सियोंग बताता है, मेरा एक दोस्त है और वो एक लड़की के साथ बहुत ज़्यादा प्यार में है। वो दोनों बचपन से एक साथ हैं, लेकिन कभी भी मेरे दोस्त ने अपनी लवर को नहीं बताया कि वो उससे प्यार करता है, और अनकरीब उस लड़की की शादी भी होने वाली थी कि शादी कैंसिल हो गई। अब मेरे दोस्त को क्या करना चाहिए? तो दोनों को मुस्कुराने लगकर बोलने लगता है, तुम्हारे दोस्त को चाहिए कि वो अपनी दोस्त को अपनी फीलिंग के बारे में ज़रूर बताए कि वो उससे प्यार करता है। तो अगर कभी उस लड़की की ज़िंदगी में कोई और आ गया तो फिर तुम्हारा दोस्त क्या करेगा? इससे पहले कि कुछ गलत हो तुम्हारे दोस्त को खुद एहतियात बरत लेनी चाहिए। और दांगो के घर के बाहर बैठी मोई उन दोनों की तमाम बातें सुन लेते और मुस्कुराने लगती है। और फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है
सियोंग हो के लेटर निकालने से पहले ही मोइम वो लेटर्स निकाल चुकी होती है और सियोंग हो के लेटर को पढ़कर उसको मालूम हो जाता है कि सियोंग हो के दिल में सियोक्रो के लिए फीलिंग है। अगली सुबह सियोक्रो सियोंग हो के ऑफिस के पास से गुजरती है क्योंकि उसकी पहली कुकिंग क्लास होती है, तो सामने से सियोंग हो आता है। सियोक्रो उसको बताती है कि मेरी आज कुकिंग क्लास है, लेकिन ये बात अभी तक मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई, तुम उनको मत बताना। तो सियोंग हो काफ़ी ज़्यादा संजीदा अंदाज में जवाब देता है, ठीक है तुम जाओ अपनी क्लास लेने। सियोक्रो भी उसको अपनी क्लास की मजीद डिटेल बताती कि सियोंग को बोलता है मेरी ज़रूरी मीटिंग है और ये कहकर ऑफिस में चला जाता है। सियोंग हो अपने ऑफिस में जाके सियोक्रो के कुकिंग इंस्टीट्यूट के बारे में तमाम डिटेल्स चेक करने लगता है, जैसे उसको सियोक्रो से बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, बट वो शो नहीं करता। सियोक्रो की पहली कुकिंग क्लास स्टार्ट हो चुकी होती है, उनकी टीचर वहाँ पर आती है और उनको अच्छी तरीके से हर चीज़ के बारे में गाइड करती है कि हम किस तरीके से खाना बनाएंगे, खाने में जायका किस तरीके से लाया जाता है। सियोक्रो अपनी क्लास को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। सियोंग को अपने कुछ जाने वालों के साथ खाना खाकर जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तो उसकी नज़र सामने पड़ती है जहाँ पर जिनसू किसी औरत को सहारा देकर वहाँ से लेकर जा रहा होता है। सियोंग को अपनी गाड़ी में होता है और संजीदा अंदाज में गाड़ी ड्राइव करता है तो फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। सियोंग को छोटा होता है और अपनी मोम को रोते हुए बोल रहा होता है मोम ना जाए, लेकिन उसकी मोम किसी दूसरे एक अजनबी शख्स के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है और सियोंग को पीछे बुरी तरीके से रो रहा होता है। जिनसू को किसी और औरत के साथ देखकर सियोंग को अपना पास्ट याद आ जाता है। जिनसुक वापस घर आ रहे होते हैं तो उनको रास्ते में सियोंग को मिलता है और फिर वो बोलता है कि हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। जिनसुक बोलता है हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं। तो सियोंग को पूछता है आज जब मैं रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकल रहा था तो मैंने आपको किसी और औरत के साथ देखा था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो औरत कौन थी? जिनसुक सियोंग को कुछ बता देता है लेकिन अभी दिखाया नहीं जाता कि क्या बता रहा है। अपनी बात कहने के बाद जिनसुक सियोंग को बोलता है मुझसे वादा करो तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। तो सियोंग को कहता है आप बेफिक्र रहिए, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। मीसोक अपने रूम की सफाई कर रही होती है तो उसको अपने हस्बैंड के कपड़ों में से एक एप्लीकेशन मिलती है जो कि लोन की एप्लीकेशन होती है। मीसोक एप्लीकेशन देखकर बुरी तरीके से शौक में आ जाती है और ज़मीन पर बैठ जाती है। मोइन स्टोर से खाना लेकर बाहर निकलती है तो तमाम टेबल्स बुक होती हैं, सिर्फ दानहो होता है जो अकेला बैठा होता है। दानहो मोइम को अपने पास इन्वाइट करता है खाना खाने के लिए। मोइम उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों एक टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तो मोइम दानहो को बोलती है आपकी बेटी की तबीयत खराब थी, आपको इस वक्त घर होना चाहिए था। दानहो बोलता है वो ठीक हो गई और कैंपेन के लिए गई हुई है। तो मोइम बोलती है मुझे आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा छोटी है, उसकी और मेरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर आप मुझे परमिशन दें तो क्या मैं आपकी बेटी के साथ पार्क जाकर खेल सकती हूँ और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ? तो दानहो फ़ौरन परमिशन दे देता है और बोलने लगता है हाँ बिल्कुल, तुम उससे मिल भी सकती हूँ और उसके साथ खेल भी सकती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करके मोइम और दानहो की केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग हो रही होती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। जिनसुक रात के वक्त घर में एंटर होता है तो सामने मीसुक बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ी होती है और अपने शोहर को तकिया दे मारती है, बोलने लगती है मुझे आखिर बताओ कि तुमने कर्जा लेने की दरख्वास्त क्यों जमा करवाई बैंक में, आखिर तुमको कर्जा लेना ही क्यों है? तो जिनसुक एकदम घबरा जाता है, बोलने लगता है मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो मीसुक गुस्से में चीखने लगती है और बोलने लगती है आखिर तुम्हें पैसों की ज़रूरत क्यों थी? मैंने नोट किया है अक्सर आप हमारा रेस्टोरेंट भी बंद करके कहीं पर चले जाते हो और रातों को घर नहीं आते, ये कह करके तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारी पार्टियाँ चल रही हैं और ये बहाना भी करते हो कि तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों से मिलना है। आखिर मुझे बताओ कि तुम रातों को जाते कहाँ पर हो? क्या तुम्हारा किसी औरत के साथ अफेयर है? डोंगजिन और सियोक्रो भी अपने माँ बाप की शोर का आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ जाते। तो जिनसुक कहता है नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम्हें ऐसा लगता हूँ मैं कि किसी और औरत के साथ अफेयर करूँगा। तो मीसो गुस्से में कहते हैं मुझे सच सच बताओ तो फिर तुमने किस चीज़ के लिए आखिर कर्जा लिया है? तो जिनसुक सारी बात बताने लगता है और फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। जिनसुक के रेस्टोरेंट में 2 इन्फ्लुएंसर आते हैं और वो साथ साथ ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं। अचानक वो जिनसुक अपने पास बुलाते और बोलते हैं आपके खाने में तो बाल है, हम आपके खाने और रेस्टोरेंट की रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर अचानक एक इन्फ्लुएंसर जानबूझकर टेबल हिलाता है जिसकी वजह से टेबल पे मौजूद रखा पानी दूसरे इन्फ्लुएंसर के हाथ पे गिरता है और वो दोनों गुस्से में चीखने लगते हैं और बोलने लगते हैं तुमने हमारी घड़ी पर पानी गिरा दिया, देखो ये ब्रांडेड घड़ी थी, ये रुक गई है, ये ख़राब हो गई है, ये अभी अभी लॉन्च हुई थी, तुम्हें इसकी कीमत का अंदाज़ा भी है? तो जिनसुक बुरी तरीके से घबरा जाता है और माफ़ी मांगने लगता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। तो वो इन्फ्लुएंसर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जिनसुक को बोलता है मैंने ये घड़ी $30 मिलियन की ली थी, अब जितनी जल्दी हो सके ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा कि तुम्हारे खाने में बाल भी मिला था और तुमने मेरी घड़ी भी ख़राब कर दी, अब तुम उससे बच नहीं सकोगे। जिनसुक काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है और बिना फैमिली से डिस्कस किए उसने उन इन्फ्लुएंसर को घड़ी के पैसे वापस लौटाने का सोचा होता है। रात के वक्त जिनसुक कहीं बाहर आवारागर्दी के लिए नहीं जाता था, बल्कि रात के वक्त वो अमीर लोगों का ड्राइवर बनकर उनको घर ड्रॉप किया करता था। और सियोंग ने जिस लेडी के साथ जिनसुक को देखा था वो दरअसल उसको ड्राइव करके उसके घर छोड़ने जा रहा था, उसका ड्राइवर बनके। और जिनसुक ने लोन से $20 मिलियन के पैसे निकलवा कर उन इन्फ्लुएंसर को दे भी दिए थे और बाकी 10 मिलियन के पैसों के लिए कुछ दिन वेट करने के लिए बोला था। मीसुक सारी बात सुनकर शॉक्ड में आ जाती है और बोलने लगती है
क्या तुम पागल हो? तुमने बिना हमसे डिस्कस किए आखिर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? हम पुलिस के पास भी तो जा सकते थे ना। सियोकरो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में आई हुई होती है। तो जिनसुक बोलता है मैं क्या करता, बताओ मेरे पास क्या कोई ऑप्शन है? मैं हमेशा से एक सीधा साधा इंसान हूँ, हमेशा अपने बच्चों को पालने की तरफ तवज्जो दी, और दूसरा सिर्फ रेस्टोरेंट संभाला है। मुझे इन मामलात का नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि कहीं वो लोग मेरा रेस्टोरेंट बंद ना करवा दे, इसलिए मैंने मेहनत करके घड़ी की कीमत चुकाने का सोचा। क्या मैंने गलत किया अगर मैंने अपनी फैमिली और अपने रेस्टोरेंट के बारे में सोचा? तुम इन बातों को नहीं समझ पाओगी। और ये कहकर घर से बाहर चला जाता है। मीसो को रोने लगती है तो डोंगजिन अपनी मोम को खामोश करवाने लगता है। दूसरी तरफ सियोको भागते हुए अपने डैड के पास जाती है और अपने डैड को रोता हुआ देखकर उनको कूल करने की कोशिश करती है और बोलती है, डैड आप परेशान ना हो, अब हम बड़े हो गए हैं, हम इस मुश्किल का हल जरूर ढूंढ निकालेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगली सुबह सियोको इस मुसीबत से निपटने का हल सोचती है। आखिर वो लोग थे कौन? क्या सच में ही मेरे पापा ने उनकी कोई घड़ी को ख़राब किया है? क्या हमारे रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द कोई कैमरा है? काश हमारे रेस्टोरेंट में कोई कैमरा होता। और अचानक ही सियोको एक्साइटेड होकर उठ खड़ी होती है और अपने पापा के रेस्टोरेंट के करीब एक शॉप पर जाती है जिसकी दुकान पर कैमरा लगा होता है। वो शख्स ऑलरेडी सियोको को जानता था, तो सियोको जाकर बोलती है, अंकल क्या मैं इस कैमरे की फोटोज देख सकती हूँ? तो वो शख्स बोलता है, क्यों बेटा, सब कुछ ठीक तो है, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सियोको भी आया था और उसने भी फोटेज मांगा था। तो सियोको उस अंकल की बात सुनकर स्टॉक्ड में आ जाती है और सोचने लगती है आखिर सियोको को क्यों इस कैमरे की फोटेज चाहिए थी। सियोको को दिखाया जाता है जिसने जिनसुक के तमाम बात बताने पर ऑलरेडी उन इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट कर लिया होता है और बाकी के $10 मिलियन देने के लिए उनको रेस्टोरेंट में बुला लिया होता है। और जैसे ही वो $10 मिलियन देने लगता है तो बोलता है, क्या मैं वो घड़ी दे सकता हूँ जो मेरे पापा ने तुम लोगों की ख़राब की है? पहले तो वो दोनों इन्फ्लुएंसर घबरा जाते हैं, फिर कॉन्फिडेंस में वो घड़ी निकालकर सियोको को दिखाते हैं। तो सियोको बोलते हैं, हाँ ये घड़ी तो वाकई ही ब्रांडेड लग रही है। वेल मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये एक सेम घड़ी तो देखो मेरे पास भी है। तो दोनों शख्स शौक में रह जाते हैं। तो सियोको बताता है, ये घड़ी मुझे एक अवार्ड सेरेमनी में गिफ्ट के तौर पे मिली थी। मेरी घड़ी का तो नंबर है, लेकिन जो घड़ी तुम्हारी है उस घड़ी के पीछे कोई नंबर क्यों नहीं है? दूसरा, मेरी घड़ी में चमक है लेकिन तुम्हारी घड़ी कुछ ज़्यादा ही चमक रही है। और दूसरा, मेरी घड़ी में तो डायमंड भी असली लगे हुए हैं। अगर वाकई तुम्हारी घड़ी असली है तो तुम्हारी घड़ी के डायमंड क्यों नहीं चमक रहे? तो इससे साबित हुआ कि तुम्हारी ये घड़ी नकली है। वो दोनों शख्स बुरी तरीके से शौक में रह जाते हैं और बोलने लगते हैं, तुम हमें इस तरह नहीं फंसा सकते। तो सियोको को रेस्टोरेंट में सामने लगा प्रोजेक्टर चलाता है जहाँ पर उन दोनों की वीडियो चलाई जाती है जो उन्होंने जिनसुक के रेस्टोरेंट में जाने से पहले की होती है, कि कैसे उन्होंने जिनसुक को घेरने का प्लान किया था। तरीके से एक इन्फ्लुएंसर ने अपना बाल तोड़ के अपने एक हाथ में छुपाया था कि वो खाने में डालकर इल्ज़ाम लगाएंगे कि तुम्हारे खाने से बाल निकला है। और फिर सियोको आखिरी बार करता है और बोलने लगता है, इस फुटेज के अकॉर्डिंग तुम लोग रेस्टोरेंट में 2:45 पे गए थे तो तुम्हारी घड़ी करीबन 3 बजे ख़राब होनी चाहिए थी, लेकिन फिर तुम्हारी घड़ी 11:45 पे क्यों रुकी हुई है? मतलब सियोको पूरी तैयारी करके आया था और वो दो इन्फ्लुएंसर नहीं होते बल्कि स्कैमर होते हैं। थोड़ी देर के बाद डोंगो भी वहाँ पर आ जाता है और आकर बोलने लगता है, मेरा नाम डोंगो और मैं पेशे के लिहाज से रिपोर्टर हूँ। मेरा काम स्कैमर को पकड़ना और उनके जुर्म को पूरी दुनिया के सामने लाना है। मुझे पता चला है आप दोनों स्कैमर हैं, अब आप दोनों बच नहीं सकेंगे। वो दोनों स्कैमर बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और कहते हैं, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो सियोको बोलता है, पीछे कैमरा लगा है, कैमरे में देखकर हाय बोलो, हमारी तमाम बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं कि तुम लोग स्कैमर हो। वो दोनों बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और सियोको और डोंगो को धक्का देकर रेस्टोरेंट से बाहर भाग जाते हैं और अलग अलग रास्ता इख्तियार करते हैं। तो एक स्कैमर के पीछे डोंगो और दूसरे स्कैमर के पीछे सियोको भागने लगता है उनको पकड़ने के लिए। सियोको के पैर में ऑलरेडी चोट लगी होती है तो वो बामुश्किल ही भाग रहा होता है। थोड़ी देर के बाद डोंगो एक स्कैमर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और दूसरे वाला स्कैमर जैसे ही रोड क्रॉस करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, सियोको वहाँ पर आ जाती है और उसको बुरी तरीके से मारने लगती है और कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे पापा के साथ स्कैम करो। तो वो शख्स गुस्से में सियोको को ज़मीन पर धक्का दे देता है। उसी वक्त उस शख्स को कोई पीछे से लात मारता है जो कि सियोको होता है और बोलने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को हाथ लगाने की। धक्का देने की वजह से सियोको की नाक से खून निकलने लगता है तो सियोको अपनी टाई खोलकर उसके नाक के ऊपर रख देता है ताकि उसका ब्लड रुक जाए। इससे पहले कि वो स्कैमर वहाँ से भागता, डोंगजिन वहाँ पर आ जाता और कहने लगता है, क्या तुम ही हो वो स्कैमर जिसने मेरे बाप को पागल बनाया और उसे परेशान किया? मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और उसको बुरी तरीके से मारने लगता हूँ। मीसुक और जिनसुक को भी बता दिया जाता है कि दोनों स्कैमर्स पकड़े गए हैं और पुलिस स्टेशन में हैं। तो मीसुक गुस्से में जिनसुक को बोलती है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, जितनी बड़ी भी परेशानी हो, तुम आइंदा के बाद अकेले चीज़ों को हैंडल नहीं करोगे बल्कि फैमिली को ज़रूर बताओगे। हम फैमिली हैं और हर परेशानी में साथ खड़े हैं। तो जिनसुक इमोशनल होकर मीसुक को गले लगा लेता है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सियोको कुकिंग क्लासेस ले रही होती है तो टीचर उनको बोलती है, आज हम लोग बनाएंगे नोरम जुक। डिश की पिक्चर देखकर सियोको एकदम सरप्राइज रह जाती है। रात के वक्त सियोको घर जा रहा होता है तो सियोको को रास्ते में सियोको मिलती है। सियोको को रोकती है और बोलती है, आज मेरी कुकिंग क्लासेस थी और मैंने वहाँ पर पहली डिश तैयार की और मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। वो अपने हाथ में मौजूद टिफ़िन का डब्बा खोलती है जो कि
जो कि नरमजुक होता है। स्योकरो बोलती है मुझे मालूम है, ये पहले ऐसा फूड था जो तुमने कोरिया शिफ्ट होने के बाद खाया था और तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। क्या तुम उसको लेना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। तो सियोंग को बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर में स्योकरो से बात करते बोलने लगता है, क्या तुम पागल हो गई हो जो मेरे पीछे ही पड़ गई हो? मैं तुम्हें कितना ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम इतना ही मेरे रास्ते में क्यों आती हो? स्योकरो सियोंगो की बात सुनकर शौक में रह जाती है। तो सियोंगो बोलने लगता है, अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे काम भी बढ़ गए हैं, हमारे कुछ ख्वाब भी हैं, तुम आखिर अपने रास्ते क्यों नहीं जाती? हर दफ़ा आखिर मुझसे क्यों टकरा जाती हो? ये बच्चों जैसा बिहेवियर छोड़ो और अपने काम पर लगो। तो सियोकरो गुस्से में चीखने लगती है और बोलने लगती है, अगर तुमने मेरे साथ इतने ज़्यादा रूड बिहेवियर में बात करनी ही थी तो तुम मेरे दोस्त क्यों बने? मेरे घर क्यों आते थे? हमेशा मेरी खुशियों में शरीक क्यों होते थे? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हारा रवैया मेरे साथ इतना वियर्ड है? सियोंगो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने ना आओ, और अगर आओ भी तो कम से कम आओ, क्योंकि जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं रहता। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। सियोकरो स्टिल शॉक होती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर आता है, फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों छोटे होते हैं। तो सियोकरो बोलती है, मुझे याद है सियोंगरो की कोरिया आने के बाद हर की हुई पहली चीज़, जैसे उसने कोरिया आने के बाद सबसे पहले बनाना मिल्क पिया था जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सियोंगहो का पहली दफ़ा स्विमिंग करना, और पहली दफ़ा जब मैंने नोट किया कि सियोंगहो का कद मुझसे ज़्यादा बड़ा हो चुका है। मुझे उसकी सब पहली चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन हैरानी के तौर पर मुझे उसकी एक चीज़ के बारे में नहीं पता। सियोकरो तेज़ी से भागते हुए सियोंगहो के पीछे पीछे जाती है और जाकर बोलती है, मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ और मुझे तुम्हारी की हुई हर पहली चीज़ याद है, लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में नहीं जानती मैं, और वो है तुम्हारा पहला प्यार। क्या तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा पहला प्यार कौन था?